तो पढ़ेंगे लो साइकोलॉजी का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप ए तथा टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है। मतलब जो लोग होते हैं तो लोग दो प्रकार के होते हैं, तो एक टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व और टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व में आखिर अंतर क्या है, और ये अंतर किसने किया। तो आंसर सुनेंगे कि फीडमैन एवं रोजमैन, कौन? फीडमैन एवं रोजेनमैन, जो है रोजमैन नहीं रोजेनमैन, तो रोजेनमैन ने टाइप ए तथा टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों को दो भागों में बांटा। मतलब जो लोग हैं उनको दो भागों में बांटा, एक व्यक्तित्व ए प्रकार के और दूसरा व्यक्तित्व बी प्रकार के। इन दोनों अध्ययनकर्ताओं ने मनोसामाजिक जोखिम वाले कारकों का अध्ययन करते हुए इन प्रारूपों की खोज की है। मतलब कि जो सामाजिक जो जोखिम है, इस जोखिम को उठाते हुए इन लोगों ने लोगों को दो प्रकार के जो व्यक्तित्व है इसमें खोज किया है। टाइप ए व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, उतावलापन और कार्य के बोझ से हमेशा लदे रहने का अनुभव, धैर्य की कमी, समय की कमी का अनुभव करना पाया जाता है। मतलब कि जो लोग टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करने वाले लोग होते हैं उनमें उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा पाया जाता है, इनमें उतावलापन और कार्य का बोझ हमेशा लदे रहना अनुभव करते हैं ये लोग, और इन लोगों में धैर्य की कमी होता है। जो टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व के लोग हैं इनमें धैर्य की कमी पाई जाती है, समय की कमी का अनुभव करना इन लोगों में पाया जाता है जो लोग टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करते हैं। ऐसे लोग निश्चित होकर यानी निश्चिंत होकर के, कैसा? जो टाइप ए प्रकार के लोग हैं तो टाइप ए प्रकार के लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य करने में जटिलता का अनुभव करते हैं। टाइप ए के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं इनके अतिरिक्त दाब और करोनरी हृदय रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार के लोगों में कभी कभी उच्च रक्तदाब CHD के विकसित होने का खतरा, धूम्रपान और उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर उत्पन्न होने वाले खतरों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? इन लोगों में इन सभी चीज का खतरा अधिक पाया जाता है। दूसरी ओर टाइप बी व्यक्तित्व को टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषताओं के अभाव के रूप में समझा जाता है। मतलब जो टाइप बी प्रकार के व्यक्ति हैं इनमें ए प्रकार के व्यक्तित्व वालों की अपेक्षा इनमें क्या होता है? विशेषता के अभाव समझा जाता है। मतलब इन लोगों में टाइप ए प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी जो विशेषता है उनकी तुलना में इन लोगों में कम पाया जाता है। मॉरिस ने एक टाइप सी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। मतलब जो मॉरिस है ये टाइप ए और टाइप बी के अलावा टाइप सी प्रकार के व्यक्तित्व की खोज किया है, मतलब प्रकाश डाला है। उनके अनुसार जो कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशील होता है, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग धैर्यवान, विनीत और सहयोगशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने संवेगों जैसे कि क्रोध होना या गुस्सा आना को रोकने वाले तथा आप्त व्यक्तियों के प्रति आज्ञा को मानने वाले होते हैं। मतलब कि आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति होते हैं जो टाइप सी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। नवीन शोधों में एक टाइप डी व्यक्तित्व आप्त व्यक्तियों के प्रति, नवीन शोध मतलब क्या है? नई खोज। तो नवीन शोधों में एक टाइप डी व्यक्तित्व का सुझाव भी दिया जाता है। क्या चीज का? मतलब कि एक टाइप डी प्रकार के जो व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए भी सुझाव दिया जाता है कि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद हेतु प्रवणता पाई जाती है। मतलब जो टाइप डी प्रकार के होते हैं व्यक्ति इन लोगों में क्या होता है? प्रवणता पाई जाती है। और उपरोक्त ये सभी जितना हम लोग बातचीत किए तो उपरोक्त व्यक्तित्व यानी व्यक्तियों के प्रारूप जो उनके रूप हैं ये सामान्यता आकर्षित करने वाले हैं। क्या है?
आकर्षित करने वाले हैं, अपितु वे बहुत सरल हैं। क्या है? बहुत सरल है, मतलब ज्यादा कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, सरल व्यवहार है। मानव व्यवहार अत्यधिक परिवर्तनशील और कठिन होता है। लोगों को किसी एक विशेष व्यक्तित्व प्रारूप में विभाजित करना जटिल होता है। मतलब कि हम एक विशेषता के लिए किसी व्यक्ति को विभाजित कर दें, ये क्या होता है? इसमें जटिलता पाई जाती है। उपरोक्त सरल वर्गीकरण योजना में स्पष्टता के साथ लोगों को विभाजित करना पूरी तरह संभव नहीं है। मतलब कि ये संभव ही नहीं है कि हम सभी लोगों को स्पष्टता के साथ क्या कर सकें? विभाजित कर सकें। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व अध्ययन, मतलब कि लोगों का कैरेक्टर जो स्टडी बोला जाए, तो व्यक्तित्व अध्ययन एब्राहम मास्लो का मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन करें कि ये मानवतावादी सिद्धांत क्या होता है। तो व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए एक मानवतावादी सिद्धांत भी आया, मतलब कि ये नया सिद्धांत आया। मानवतावादी सिद्धांत में मुख्य रूप से रोजर्स एवं मास्लो का विचार आता है। किसका? रोजर्स एवं मास्लो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों का विचार आता है मानवतावादी सिद्धांत में। यहाँ पर मास्लो के मानवतावादी सिद्धांत का ही वर्णन किया जाएगा या फिर कर रहे हैं। तो हम लोग जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं ये सिद्धांत मास्लो का है। तो मास्लो मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी का वर्णन किया जाता है या फिर किया है। तो जो मास्लो है ये अपनी मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी यानी कि आत्म वास्तविकता सिद्धांत को बतलाते हैं। मास्लो ने मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत बताया है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनेक है। क्या है? व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं वो अनेक है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इन अनेक आवश्यकताओं में वह पद अनुक्रम रूप से कम से ज्यादा यानी निम्न से उच्च और उच्च आवश्यकताओं की वह पूर्ति करता है। मतलब कि निम्न यानी कम से ज्यादा की ओर और ज्यादा से भी और ज्यादा की ओर क्या होता है? पूर्ति करता है ऐसी आवश्यकताओं को। प्रारंभ में मनुष्य अपनी जैविक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है। क्या चीज? मतलब कि अपनी जैविक और सुरक्षा जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति में संलग्न रहता है, लेकिन बाद में उनकी आवश्यकताओं का स्वरूप जटिल होता जाता है। क्या होता है? जटिल होता जाता है। बाद में वह अपने जीवन में कुछ उच्च प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। निम्न कोटि की आवश्यकताएं जैविक सुरक्षा, आत्मगौरव एवं सामाजिक आवश्यकताएं होती है। इसके बाद आत्मसिद्धि आता है। क्या चीज? तो आत्मसिद्धि के स्तर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है व्यक्ति। आत्मसिद्धि आत्म उन्नति की अवस्था है जिसमें मनुष्य अपनी सारी क्षमताओं के बारे में पूरी तरह से ज्ञान रखता है। और मास्लो के अनुसार बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आत्मसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि आत्मसिद्धि का मतलब है कि व्यक्ति अपने बारे में, अपनी क्षमता के बारे में वास्तविक ज्ञान रखता है। और मास्लो के अनुसार ऐसा है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि व्यक्ति खुद अपनी क्षमता और अपनी योग्यता को पहचान लेता है, जान लेता है। इसको शीघ्र अनुभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीघ्र अनुभव, यानी कि व्यक्ति बहुत जल्दी सीख जाता है, अनुभव कर जाता है। इसमें व्यक्ति को संपूर्णता एवं एकता का ज्ञान होता है, जिसके कारण वह अपने आप को धन्य मानता है। साथ ही साथ परमानंद की प्राप्ति होती है। मतलब जब व्यक्ति अपनी क्षमता, अपनी योग्यता ना, अपने बारे में सब चीज ज्ञान रखने लगता है तो बोला जाता है कि वह व्यक्ति अपनी आत्म सिद्धि कर लिया है और वो आत्मा से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार मास्लो के मानवतावादी उपागम का अपना एक महत्व है, लेकिन इसका महत्व होते हुए भी इसकी कुछ आलोचना भी होती है या की जाती है। मतलब इतना सारा चीज होने के बाद भी इस सिद्धांत की कुछ आलोचना की जाती है। और आलोचना क्या है? तो सबसे पहला आलोचना है कि मानवतावादी उपागम में मास्लो ने जो शीर्ष अनुभव की चर्चा की है वह अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है। दूसरा है आलोचना कि इसमें व्यक्तिगत इच्छा एवं उत्तरदायित्व पर काफी जोर दिया गया है। तीसरा सिद्धांत कि इस सिद्धांत में वातावरणीय कारकों की अवहेलना की गई है। चौथा इनका दोष आलोचना बताया गया है कि इस सिद्धांत में लोगों की उन गुणों की चर्चा की गई है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से कार्यरत मनुष्यों जो मास्लो के पदानुक्रम उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के लिए चिंतित रहते हैं। इस प्रकार मास्लो के मानवतावादी उपागम की बहुत सारी आलोचना भी हुई है। मतलब कि कुछ चीजों के लिए बहुत सुंदर है और बहुत सारे ऐसे चीजों के लिए वो बहुत खराब है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यक्तित्व मूल्यांकन पर प्रक्षेपी तकनीक क्या है। मतलब व्यक्तित्व, किसी का चरित्र जो है, व्यक्तित्व यानी किसी का अगर कैरेक्टर बोला जाए तो उसका मूल्यांकन के प्रक्षेपी का तकनीक क्या है। रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण का वर्णन संक्षेप में करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, ये सभी लोग जानते हैं, तथा अपने व्यक्तित्व वह वातावरण में अभियोजन करता है। किस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार के स्वभाव का है, यह किस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है, यह व्यक्ति की व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कैसे कर सकता है, इस चीज के लिए पहले जानेंगे कि वह व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह किस स्वभाव का है, यह किस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। ये सभी सारी चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व का मापन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन के संबंध में अध्ययन किया तथा इसे मापने की कई विधियों का आविष्कार किया है, जिसकी सहायता से व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला विधि है प्रक्षेपण विधियां, दूसरा है व्यक्तित्व आविष्कारिका। तो जानेंगे सबसे पहले कि ये जो प्रक्षेपण विधियां हैं ये क्या होती हैं। तो प्रक्षेपण शब्द का अर्थ अपनी मनोभावनाओं एवं विचारों को दूसरे पर आरोपित करना है। मतलब जो भी हमारे मन के भावना है और विचार है ये दूसरों पर क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के समक्ष ऐसी संदिग्ध अवस्थाएं उत्पन्न यानी उपस्थित की जाती है जिससे व्यक्ति बिना किसी भय के अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। प्रक्षेपण की विधि फ्रायड के मनोरचना पर आधारित है। फ्रायड ने कहा कि प्रक्षेपण में व्यक्ति अपनी गलतियां, अवांछित इच्छाओं, संवेगों को दूसरे पर आरोपित करता है और अपने मानसिक संबंधों से छुटकारा पाता है। यह प्रेक्षण जो है, तो यहाँ प्रेक्षण को व्यापक अर्थ में लिया गया है। प्रक्षेपण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सभी अच्छे बुरे शील गुणों की अभिव्यक्ति बाह्य उत्तेजनाओं के माध्यम से करता है। इसी में जानेंगे कि जो चैपलिन है इस संबंध में क्या कहा है। तो चैपलिन ने इस संबंध में कहा है कि प्रक्षेपण वह विधि है जिसमें समाज अपने समाज के प्रति यानी प्रक्षेपण। तो चैपलिन के अनुसार क्या है कि चैपलिन ने इस प्रक्षेपण विधि के संबंध में कहा है कि प्रक्षेपण विधि वह विधि है
जिसमें अपने समाज के प्रति व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण या उस समाज में उसके व्यवहार के विशिष्ट ढंगों से प्रकाशित करने के लिए अस्पष्ट असंरचित उत्तेजना वस्तुओं या परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो विधि है रोसार्क का मसी चिन्ह परीक्षण क्या है? तो इस विधि का निर्माण रोसार्क ने किया था। इस परीक्षण का सर्वप्रथम उपयोग जो है प्रयोग 1921 में किया गया। इसे संक्षेप में आरटी कहा जाता है। आरटी में 10 कार्ड होती है जिसमें अस्पष्ट स्याही का धब्बा बना होता है। 5 कार्ड का धब्बा काला तथा 5 कार्ड का रंगीन होता है। उसी अस्पष्ट धब्बों को देखकर प्रयोज्य को बतलाना होता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। बारी बारी से प्रयोज्य को 10 कार्ड दिखलाया जाता है। बारी बारी करके प्रत्येक कार्ड को घुमा फिरा कर दिखलाया जाता है तथा उसे जो चित्र नजर आता है उसे बतलाना होता है। चित्र को आंशिक तथा पूर्ण दोनों रूपों में दिखलाया जाता है। प्रयोज्य जो कुछ भी बतलाता है परीक्षक उसे नोट करता है। परीक्षक यानी जो प्रत्येक परीक्षक होते हैं तो प्रत्येक परीक्षक में लगे समय को भी नोट कर लिया जाता है ताकि पता चल सके इसको समझने में कितना का वक्त लग रहा है। इस प्रकार प्रत्येक कार्ड पर प्रतिक्रिया को नोट करते हैं तथा बाद में उसका स्कोरिंग किया जाता है। और स्कोरिंग 4 रूपों में किया जाता है। स्कोरिंग करने का भी अलग अलग तरीका है जिसमें पहला तरीका है स्थान। तो स्थान के अंतर्गत यह देखा जाता है कि प्रतिक्रिया समूचे धब्बे से या किसी खास भाग से, मतलब ये जो प्रतिक्रिया ये किस धब्बा से हुआ है। यदि प्रतिक्रिया समूचे की है तो उसमें W प्रतीक लिखते हैं। इसी प्रकार बड़े क्षेत्र के लिए D तथा छोटे अंशों के लिए स्मॉल d प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। जब व्यक्ति की प्रतिक्रिया समूचे चित्र के आधार पर होती है तो वह व्यक्ति सैद्धांतिक होता है, उसका बौद्धिक प्रधान होता है। यदि प्रयोज्य छोटे छोटे दृश्य को देखता है वह व्यक्ति क्षुद्र प्रकृति का होता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है तथा वह चिंताग्रस्त रहता है। मतलब कि जो छोटी छोटी चीजों को देख करके चित्रों को देख करके कार्ड पर बताता है वो क्षुद्र प्रकृति का होता है ना। छोटी छोटी बातों में क्या होता है उलझे रहता है। दूसरा है निर्धारक। क्या चीज? निर्धारक प्रक्रिया। तो निर्धारक के अंतर्गत यह देखा जाता है कि प्रतिक्रिया का संबंध किस चीज से है। यदि उसका संबंध आकार से है तो F यानी कैपिटल F रंग से है, और C अगर है F से तो C, अगर शेड से है तो K शेड यानी छाया से है, गति से है तो M मतलब कि अगर मोशन में है गति कर रहा है तो M, संरचना से है तो T, ऊंचाई नीचाई से है तो भी प्रतीक लिखा जाए, मतलब ये सभी सिंबल का प्रयोग किया जाता है। यदि चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी बौद्धिक प्रक्रिया सुगठित है। रंग पर अधिक अनुक्रिया करता है तो प्रयोज्य संवेगात्मक पक्ष प्रबल है। रंग और रूप दोनों पर प्रतिक्रिया करता है तो प्रबल आवेशी है तथा गति के आधार पर प्रतिक्रिया करता है जो प्रयोज्य मेधावी एवं सृजनात्मक होता है, मतलब कोई चीज नया आविष्कार करने वाला होता है। और तीसरा है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में यह देखने का प्रयास किया जाता है कि प्रयोज्य की प्रतिक्रिया का विषय वस्तु मानव है या पशु, मतलब कि जो उसकी प्रतिक्रिया है वो वस्तु के समान है या फिर मानव के समान। मानव के लिए H तथा पशु के लिए A संकेत लिखते हैं। इसी प्रकार से घरेलू वस्तुओं के लिए कैपिटल H और स्मॉल h का प्रयोग करते हैं तथा प्राकृतिक वस्तु के लिए NA मतलब कि नेचुरल आर्टिकल
और जो घरेलू अवस्था है उसके लिए एच एच यानी कि जो हाउस का के लिए है। यदि स्याही के धब्बों में प्रयोज्य मनुष्य, पशु, चिड़िया या दृश्य लैंगिक विषय को देखता है तो इससे व्यक्ति की अभिरुचि, मनोवृत्ति आदि की जानकारी मिलती है। और चौथा लास्ट है मौलिकता। तो इसमें यह देखा जाता है या फिर प्रयास किया जाता है कि प्रयोज्य की प्रतिक्रिया प्रचलित है या मौलिक। मौलिक प्रतिक्रिया में संगठन है अथवा नहीं, इससे व्यक्ति में यानी व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का भी पता चलता है। इस तरह से ये तीनों जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा।